हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग मर्टन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि मर्टन जो है वो समाजशास्त्र में, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें या फिर समाजशास्त्र की ही बात करें तो मर्टन के बिना समाजशास्त्र अधूरा है। इन्होंने बहुत ही एक बोलेंगे कि आप लोगों को ये पता होगा कि मर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी दी है, तो ये आप लोगों को क्लियर होगा कि मर्टन ने अन्य विचारकों से हट के समाजशास्त्र को देखा था, समझा था। ऑलरेडी हम लोग इग्नू सीरीज़ में अपने मर्टन के अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि अपने पिछले लेक्चर की ही अगर बात करें तो इसमें संदर्भ समूह के जो सिद्धांत की अवधारणा थी, तो संदर्भ समूह की अवधारणा, सापेक्ष वंचन की अवधारणा और साथ ही प्रत्याशी समाजीकरण, नकारात्मक सकारात्मक संदर्भ समूह क्या होता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि संदर्भ समूह के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। आखिर में संदर्भ समूह कोई व्यक्ति निर्धारित करता है तो इसके पीछे निर्धारक तत्व क्या होते हैं, किसकी वजह से कोई व्यक्ति संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह को चुनता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो है संदर्भ व्यक्ति। संदर्भ समूह लोग संदर्भ समूह का ही नहीं, संदर्भ व्यक्तियों का भी चयन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संदर्भ समूह का चयन किया जाता है। उसमें अगर निर्धारक तत्वों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है संदर्भ व्यक्ति का। और क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने चमत्कारिक प्रभाव, परिस्थिति, चमक दमक आदि से लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं, संदर्भ व्यक्ति को ही प्रायः भूमिका आदर्श या रोल मॉडल की तरह माना जाता है। तो जो संदर्भ व्यक्ति होता है वही हमारा रोल मॉडल कहलाता है। किंतु मर्टन ने इनमें अंतर बताया है। भूमिका आदर्श की अवधारणा का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की एक या दो चुनी हुई भूमिकाओं के मामले में उसे आदर्श माना जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये इग्नू के बुक में ही दिया हुआ था, भूमिका आदर्श की अवधारणा से संबंधित। तो ये बच्चा जो है ये इस व्यक्ति को सुनील गावस्कर मान लेते हैं। तो ये कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी गावस्कर की तरह से खेलूंगा। तो यहाँ पे सुनील गावस्कर जो हैं वो जो इस बच्चे के लिए रोल मॉडल का काम कर रहे हैं और उनके क्रिकेट खेलने का जो तरीका है वो इस बच्चे को पसंद है। वो चाहता है कि मैं बड़ा होके और इनकी तरह मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो भूमिका आदर्श की अवधारणा है इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को एक या दो चुनी हुई भूमिकाओं के मामले में उसे आदर्श माना जाता है। किंतु जिस व्यक्ति ने संदर्भ व्यक्ति के साथ स्वयं को संबद्ध किया है उसे अनेक भूमिकाओं में उस व्यक्ति के आचरण तथा मूल्यों को आत्मसात करना अच्छा लगेगा। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आज के समय की बात करें तो हम देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स होते हैं, हीरो होते हैं, उनका आम पब्लिक में काफ़ी क्रेज होता है। तो कोई हीरो जो होता है एक्टिंग के मामले में अच्छा लगता है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो उसके लिए हो सकता है कि रोल मॉडल हो जाए जिसको आगे चल के भविष्य में एक्टर बनना हो। लेकिन वो सिर्फ उसकी एक्टिंग को ही नहीं देखता है, वो व्यक्ति जो है वो बल्कि उसकी लाइफ स्टाइल को देखेगा, उसके रहन सहन, किस प्रकार से वो बातचीत करता है, कैसे उठता बैठता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति जिसको अपना रोल मॉडल मानता है उसकी, हालांकि रोल मॉडल के लिए वो किसी एक दो जो खासियत होती है उसकी, उसको पसंद करके और उसे अपना रोल मॉडल मानता है, लेकिन बाद में उसे उसकी हर एक चीज़ अच्छी लगती है और वो चाहता है कि उसके हर एक चीज़ को वो समझे, जाने उसके बारे में। मर्टन का कहना है कि जीवनीकार जो होते हैं, जो कि लाइफ हिस्ट्री लिखते हैं, प्रशंसकों की पत्रिकाओं के संपादक और प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन की झूठी सच्ची खबरें छापने वाले पत्रकार जो होते हैं उन लोगों को अपना संदर्भ व्यक्ति चुनने को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे मर्टन कहते हैं कि जैसे कि अगर हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें या फिर हम एक्टर्स की बात करें, जो हीरो हीरोइन होते हैं उनकी बात करें, अभिनेता अभिनेत्री,
तो लोग सिर्फ उनको नहीं जानना चाहते हैं, बल्कि वो किससे मिलते जुलते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल कैसी है, वो कहाँ घूमने गए थे, उनके हर चीज़ की जो खबर होती है वो उन्हें अच्छी लगती है और वो देखना समझना चाहते हैं। तो इस प्रकार से संदर्भ व्यक्ति को चुनने के लिए ये जो खबरें होती हैं, जो कि उनके कहाँ से किससे रिश्ते हैं, कहाँ वो घूमने गए थे, उन्होंने कहाँ पे जाके क्या खाया पिया, ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं और उससे वो अपना संदर्भ व्यक्ति चुनने में काफ़ी मदद मिलता है। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है कि सदस्यता समूह में से संदर्भ समूह का चयन कैसे किया जाता है। तो हर व्यक्ति अनेक समूह से जुड़ा है, अपने परिवार से लेके पड़ोस के क्लब या फिर जाति समूह, राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन से भी उसका संबंध रहता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या वह अपने आचरण का निर्धारण करते समय या अपनी उपलब्धियों तथा भूमिका निर्वहन का मूल्यांकन करते हुए इन सभी समूहों को गंभीरता से लेता है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बनना तो कुछ उसका जो ड्रीम होगा, जैसे आप सभी का भी सपना होता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, तो लेकिन आप रहते तो समूह में हैं। प्रत्येक अगर देखें तो समाज के प्रत्येक समूह से आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो विद्यालय हो या फिर घर है या फिर कोई राजनीतिक संस्था है या फिर धार्मिक संस्था है। तो इस तरीके से हम हर किसी से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन अपने आचरण का निर्धारण करते हुए या अपनी उपलब्धियों तथा भूमिका निर्वहन का मूल्यांकन करते हुए इन सभी समूहों को क्या हम उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। उससे मालूम होता है कि सभी सदस्यता समूह समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम परिवार को जितना महत्व देते हैं उतना किसी राजनीतिक जो संस्था है उससे जुड़े हैं उसको महत्व देंगे, या फिर जो शैक्षणिक संस्था जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं उसको महत्व देंगे, या फिर धार्मिक जो संस्था है जिससे हम जुड़े हुए हैं उसको महत्व देंगे। तो उसमें से कुछ का ही संदर्भ समूह के रूप में चयन किया जाता है। व्यक्ति यह चयन कैसे करे, इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसे यह ना मालूम हो कि सदस्यता समूह कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मर्टन ये बताना चाहते हैं कि जो सदस्यता समूह होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं। मर्टन के अनुसार समूह का उपयुक्त वर्गीकरण आवश्यक है और इस संदर्भ में मर्टन ने 26 समूह विशेषताओं की अस्थायी सूची तैयार की है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 26 समूह विशेषताओं की बात किसने की है, आर के मर्टन ने की है। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछ भी दिया गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उदाहरण के लिए मर्टन की मान्यता है कि विभिन्न समूहों में उस अंतर की मात्रा में पर्याप्त भिन्नता है जिनके आधार पर सदस्यता की परिभाषा दी जा सकती है। कुछ समूह एकदम अनौपचारिक होते हैं, जैसे कि बच्चे होते हैं, जाते हैं बाहर में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं फिर घर आ जाते हैं, जिनकी कोई सीमा तय करना कठिन होता है। जबकि कुछ समूह जो होते हैं एकदम स्पष्ट होते हैं, जैसे हम परिवार के सदस्य हैं तो हमेशा बने रहते हैं और उनके सदस्य बनने की औपचारिक प्रक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा सदस्य की अपने समूह के प्रति आत्मीयता की मात्रा के आधार पर भी समूह में अंतर किया जाता है। जैसे कि जो आत्मीयता हमारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ होगी वो किसी बाहर के समूह के सदस्यों के साथ बिल्कुल नहीं होगी। और भी अनेक विशेषताएं हैं जिनके आधार पर समूह में अंतर किया जा सकता है। ये हैं समूह में संभावित अवधि। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि इग्नू के बुक में मर्टन के द्वारा दिया गया है। तो इसमें से कुछ विशेषताएं हैं कि समूह की संभावित अवधि, कि कोई समूह कितने समय तक एक समूह के रूप में रहता है, उसका गतिशील होना, वो कितना गतिशील है या फिर नहीं है और उसमें गतिशीलता का या अभाव पाया जा रहा है, सामाजिक विभेद की मात्रा और समूह के प्रतिमानों के प्रति संभावित अनुरूपता की मात्रा, कि अगर हम किसी समूह के सदस्य हैं तो उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है, कानून है, वहाँ के जो जीवन जीने के तरीके हैं उससे कितना हमारा विचार मैच करता है, हम कितना उसको स्वीकार कर पाते हैं। गैर सदस्यता समूह के स्वरूप को समझ लेने पर व्यक्ति स्वयं फैसला करे कि इनमें से कुछ का संदर्भ समूह के रूप में
क्यों चयन किया जाए। तो जब गैर सदस्यता समूह का हम स्वरूप समझ लेते हैं कि हाँ आखिर में इसका स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ के लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं या फिर हमारे अपने सदस्य समूह में किस प्रकार से लोग हैं, तो फिर हम संदर्भ समूह के रूप में चयन ईजिली कर पाते हैं, क्योंकि हमें उसकी अच्छाई और बुराई समझ में आती है। गैर सदस्यता समूह का चयन आखिर में कैसे किया जाता है, तो इसका भी आधार है। मर्टन के अनुसार इसके लिए मुख्यतः 3 कारक बताए गए हैं। पहला यह है कि संदर्भ समूह का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि समूह की समाज की एक संस्था की दृष्टि से प्रतिष्ठा प्रदान करने की क्षमता कितनी है। तो जब गैर सदस्यता समूह की बात आती है तो मर्टन ने कहा है कि गैर सदस्यता समूह का चयन हम तब कर पाते हैं जब हमें ये पता हो कि जो सामने वाला जो गैर सदस्यता समूह है उसमें समाज की एक संस्था की दृष्टि से प्रतिष्ठा प्रदान करने की क्षमता आखिर में कितनी है कि हम उस जो गैर सदस्य समूह है उसके जब संदर्भ समूह के रूप में हम उसको लेंगे और उसके सदस्य बनने की हम इच्छा अपने रखेंगे, तो आखिर में हमको उससे कितनी समाज में प्रतिष्ठा प्रदान होती है या मिलती है। यह बात एकदम सीधी है। समाज में सभी समूहों की शक्ति और प्रतिष्ठा एक जैसी नहीं होती है। उदाहरण के लिए ऐसा देखने में आता है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक जो होते हैं वो अपने स्तर की तुलना अक्सर जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से करते हैं। इस प्रकार प्राध्यापकों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो हैं वो संदर्भ समूह है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं उनकी कंपेयर में हम अपने आप को कम आंकते हैं और मानते हैं कि हम हैं एक ही इक्वल लेवल पे हैं, बराबर के लेवल पे हैं। अगर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए और एक आईएएस ऑफिसर की बात की जाए तो दोनों में से यहाँ तक देखा जाए कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है उसकी सैलरी वेतन होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर समाज में प्रतिष्ठा की बात करें, इम्पॉर्टेंस की बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर को ज़्यादा दी जाती है। तो इस प्रकार से एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो होगा या प्राध्यापक होगा उसके लिए जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है वो उसके लिए संदर्भ समूह होता है, क्योंकि उससे वो अपना कंपेयर करता है। दूसरा कारक यह है कि इस बात की जांच की जाए कि आम तौर पर किस प्रकार के लोग गैर सदस्यता समूहों को अपना संदर्भ समूह के रूप में अपनाते हैं। तो यहाँ पे मर्टन एक बात और कहते हैं कि आखिर में ऐसा क्या बेस है, आखिर में क्या आधार है, लोग क्यों आखिर में गैर सदस्यता समूह को अपने संदर्भ समूह के रूप में अपना रहे हैं। मर्टन का कहना है कि सामान्यतया किसी समूह में अलग थलग पड़ गए लोग ही गैर सदस्यता समूह के मूल्यों को संदर्भ के प्रतिमानों के रूप में अपनाते हैं, क्योंकि वो अपने जो सदस्य समूह है उसमें वो अलग थलग से पड़े हुए हैं, उनको वो चीज़ें रास नहीं आ रही हैं, पसंद नहीं आ रहा है, उनके अपने समूह का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, जो कार्य करने के तौर तरीके हैं वो उनको नहीं पसंद आ रहे हैं, इसलिए वो गैर सदस्य समूह की तरफ आकर्षित होते हैं। वहाँ से वो सोचते हैं कि हमारे अपने संदर्भ समूह में या अपने समूह में हमारे बहुत सारी कमियां हैं जिनको हम अगर अपने समूह को छोड़ के अब बल्कि उनके जैसा बन जाए तो हमारे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। कारण स्पष्ट है कि अपनी विद्रोही प्रवृत्ति और आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा के फलस्वरूप वे अपने समूह से असंतुष्ट रहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में मर्टन ने अभिजन वर्ग के हताश व्यक्ति का उल्लेख किया है। ये कुछ आप लोगों को की टर्म्स दिखेगा जो कि आप लोगों को जरूर याद रखना है। एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है कि ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने अभिजन वर्ग के हताश व्यक्ति के रूप में जो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि लोगों को अपना समूह पसंद नहीं आता है और दूसरे समूह के सदस्य के रूप में अपने को देखते हैं। तो इन्होंने उस वर्ग के लिए क्या कहा है कि जो उस वर्ग की राजनीतिक विचारधारा को अपना लेता है जो उसके अपने वर्ग से कम शक्तिशाली होता है। तो जो कम शक्तिशाली होता है उसकी विचारधारा को अपना लेता है और इस प्रकार से कम उस व्यक्ति की उस वर्ग के लोग या उस राजनीतिक विचारधारा के लोग उसकी बात को मानेंगे या समझेंगे। वह सामाजिक प्रणाली, तीसरा कारक ये है कि वह सामाजिक प्रणाली जिसमें सामाजिक गतिशीलता की अपेक्षाकृत
दर ज़्यादा है, उसमें गैर सदस्यता समूह के सदस्यों को अपने समूह का सदस्य बनने की संभावनाएं भी ज़्यादा ही होती हैं। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे ये देख सकते हैं कि गैर सदस्यता समूह को सदस्यों को अपने समूह उस समूह में जाने की ज़्यादा प्रबल संभावना दिखाई देगी। अगर हम बात करते हैं कि शहरों की बात कर लें, तो शहरों में देखेंगे कि अर्जित परिस्थिति हमें ज़्यादा देखने को मिलती है और इस प्रकार से व्यक्ति चाहे तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ईजिली शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहीं गांव में जो होता है प्रदत्त परिस्थिति जो हमें देखने को मिलती है कि हम एक जाति से दूसरी जाति में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते हैं, इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि अधिक गतिशील प्रणालियों में लोग अपने से अलग समूहों से अवगत हो पाते हैं। अब एक शहर की अगर बात कर लें तो हम विभिन्न लोगों से मिलते जुलते हैं, विभिन्न समूहों से हमारा अंतर्क्रिया होता है और इससे हम दूसरे समूहों को भी समझ पाते हैं और हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, हमारे में बहुत सारी कमियां हैं हमारे समूह में और दूसरे समूह में जो है बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो हमें अपना जो समूह है वो छोड़ के दूसरे समूह में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर हम इसकी बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल दें तो बहुत ऐसे जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग होते हैं जो कि क्रिश्चियन रिलीजन या दूसरे धर्मों में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक गांव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कोई शहर में है तो चूंकि वो बहुत सारे धर्मों के लोगों से इंटरेक्ट होता है, अंतःक्रिया करता है और उनके धर्मों के बारे में भी समझता है, उसके कितनी ज़्यादा बोलेंगे कि नम्यता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको समझता है और फिर वो इजीली चाहे तो अपना रिलीजन जो होता है वो कन्वर्ट कर लेता है और उसमें अपनी स्थिति में निरंतर बदलाव लाने की इच्छा पैदा होती रहती है। तो जब हम दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो हम उनको समझते भी हैं और फिर उसके अनुसार अपने आप को ढाल भी सकते हैं। मूल्यों तथा प्रतिमानों को परिभाषित करने के लिए संदर्भ समूहों की भिन्नता की बात इन्होंने की है। व्यक्ति किसी संदर्भ समूह का चयन आखिर में क्यों करें, आखिर में इसके पीछे रीज़न ही क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, किसी संदर्भ समूह का चयन ही क्यों करना है। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए गांधीवादी को अपना संदर्भ समूह मानने का कारण हो सकता है कि गांधीवादी लोग समर्पित होते हैं, तो उनके राजनीतिक आर्थिक सिद्धांतों से उसकी सहमति बन सकती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गांधीवादियों के लिए सभी काम से, जो गांधीवादी हैं उनके सभी कामों से वो व्यक्ति जो है वो सहमत हो। जीवन के प्रति उनके परंपरावादी दृष्टिकोण, ब्रह्मचर्य, निरामिष भोजन अर्थात जो सात्विक भोजन होते हैं इत्यादि से उसकी असहमति हो सकती है। जीवन शैली, खान पान या यौन संबंधी नैतिक मूल्यों के मामले में उदारवादियों को उसके लिए अपना संदर्भ समूह मानना संभव हो सकता है। तो यहाँ कहने का कुल जो एक टोटल मीनिंग निकालें तो ये निकलता है कि हम वहाँ अपने व्यक्ति अपना खुद सोचता है कि हम किसी को अपना संदर्भ समूह मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ निकलती है, एक मिनट, उससे पहले ये अर्थ निकलता है कि आखिर में हम किसी को संदर्भ समूह मान रहे हैं तो क्या हम उसकी सारी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं या हमारा कुछ खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है कि नहीं, उनकी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो हमारे लिए सही है या जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं उसको हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति का अपना खुद का विचार वहाँ पे रहता है कि हमें इस प्रकार से करना है। मर्टन के अनुसार यह नहीं समझा जाना चाहिए कि लोगों के लिए वही समूह आचरण के एक क्षेत्र में समान रूप से संदर्भ समूह की भूमिका निभाते हैं। इसलिए संदर्भ समूह का चयन अंततः उन मूल्यों तथा प्रतिमानों के स्वरूप एवं स्तर पर निर्भर करता है जिन्हें व्यक्ति ने महत्व दिया है। यही बात मैं अभी समझाना चाह रही थी कि व्यक्ति किस बात को महत्व दे रहा है वो सिर्फ उसको वहाँ से लेता है, ना कि उसकी हर बात को लेता है। जैसे अभी गांधीवादी विचारधारा की बात हुई तो गांधीवादी विचारधारा में उसे क्या अच्छा लग रहा है सिर्फ वो उसको अपना संदर्भ समूह के जो विचारधारा है उससे ले लेगा, ना कि उसके हर जो तौर तरीके हैं उसको वो एक्सेप्ट करना चाहेगा।
अगला पॉइंट है कि निरंतर सक्रिय संपर्क वाले उपसमूहों तथा अथवा परिस्थिति श्रेणियों में से संदर्भ समूहों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो आखिर में निरंतर सक्रिय संपर्क वाले कौन से उपसमूह हैं, जैसे कि हमारा परिवार होता है, और इसी प्रकार से जो दूसरी हमारी श्रेणियां होती हैं तो उनमें और जो सक्रिय संपर्क में रहते हैं उनमें से किस प्रकार से हम संदर्भ समूहों का चयन करते हैं, तो इसकी बात भी मर्टन ने की है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मर्टन ने संदर्भ समूह की जो कॉन्सेप्ट दी है उसको बहुत ही बारीकी से उन्होंने इसको जांचा परखा है और काफ़ी क्लोजली इसको इन्होंने स्टडी किया है, एक एक पॉइंट को इन्होंने निकाला है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे। अगर आप लोगों को हेडिंग नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम्पल जब हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर में मर्टन क्या समझाना चाह रहे हैं। एक छात्रा की दुविधा की कल्पना कीजिए जिसकी दो अस्मिता है, अर्थात दो आइडेंटिटी है, उसकी दो पहचान है। पहली यह है कि वह छात्रों की परिस्थिति श्रेणी की सदस्यता है, कि वो एक छात्र भी है। अगर एक कॉलेज की बात करें, एक यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे वो एक छात्र है। दूसरा यह कि वह अपने उप समूह जिसमें उसके माँ बाप भाई बहन आदि सभी हैं सदस्य हैं, उसकी भी वो सदस्यता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निरंतर सक्रिय संपर्क वाले उप समूह की बात हो रही है। अब क्या यह मानना हमेशा तर्कपूर्ण होगा कि वह छात्रा अपनी उप समूह के विचारों के विरुद्ध छात्र संघ के प्रभाव में आकर अपनी कक्षा का बहिष्कार करे? तो क्या वो अपने परिवार की जो माँ बाप भाई बहन हैं उनकी बातों को एक साइड छोड़ते हुए और फिर वो जाएगी और अपने जो छात्र संघ के जो युवा छात्र हैं उनके साथ मिलकर और वो अपनी कक्षा का बहिष्कार करेगी? तो इसका आखिर में क्या रिजल्ट निकलता है? परंतु अपने उप समूह के सदस्यों जैसे माँ बाप भाई बहन मित्र आदि के निरंतर संपर्क में रहने के कारण यह ऐसा फैसला कर सकती है कि किसी भी स्थिति में वह कक्षा का बहिष्कार करना उचित नहीं समझेगी। तो वो छात्रा है जो उसके सक्रिय संपर्क में उसके माँ बाप भाई बहन हैं, जो मित्र हैं, वो कहेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, और वो उसके प्रभाव में रहेगी क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ जिनके साथ मैं हमेशा रहती हूँ उठती बैठती हूँ तो वो हमारा अच्छा सोच सकते हैं, तो उनको अपना संदर्भ समूह मानती है। दूसरे शब्दों में जहाँ तक छात्र राजनीति का संबंध है उसकी परिस्थिति श्रेणी ही नहीं अपितु उसका उप समूह संदर्भ समूह बन जाता है। तो यहाँ पे वो छात्र संघ के जो छात्र हैं उनसे भी वो जुड़ी हुई है, लेकिन अपने उप समूह की बात करें अगर कि माता पिता से भी जुड़ी हुई है तो वो देखे तो जो उप समूह है उसका वो संदर्भ समूह उस छात्रा का बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने संदर्भ समूह के संरचनात्मक तत्वों की बात की कि आखिर में संदर्भ समूह के संरचनात्मक तत्व क्या हैं। हो सकता है कि आप लोगों को ये थोड़े से टिपिकल हेडिंग लगे, लेकिन इसको हम लोग फटाफट समझेंगे कि आखिर में क्या है। प्रेक्षणीयता और दृश्यमानता, प्रतिमानों मूल्यों और भूमिका निर्वहन की जानकारी के अनुकृत माध्यम। तो यहाँ पे मर्टन ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या जिस चीज़ों को हम समझते हैं उन्हीं के अनुसार हम अपने आप को या अपने लिए संदर्भ समूह बनाएंगे, बल्कि हमारी खुद की अपनी सोच होती है कि हमें उसमें से क्या चीज़ें हमको लेना है और क्या नहीं लेना है। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि अनुरूपता का अभाव पाया जाता है, अर्थात इन्होंने कहा है कि जो अनुरूपता का अभाव है ये भी संदर्भ समूह आचरण का एक प्रकार देखा जाता है। तो इसका अनुरूपता का अभाव का अर्थ यही निकलता है कि हम जिस समाज में रहते हैं हम उसके अनुरूप नहीं हैं, उनके विचारों के अनुरूप नहीं है, हमें उसमें चेंजेस चाहिए। अब जैसे कि आज के समाज में देख लें तो जाति व्यवस्था को ले लें तो बहुत ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो जाति व्यवस्था का जो सिस्टम है जिसको वो लोग नहीं पसंद करते हैं, कहते हैं कि कम से कम अब ये जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, हमें एक खुले दिमाग से सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से वो उसमें परिवर्तन चाहते हैं और इस प्रकार से इन्होंने अनुरूपता के अभाव की बात की है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं वो हमें नहीं पसंद रहता है, हम उसमें अपने परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, एक नई चेंज चाहते हैं। तो अनुरूपता का अभाव का अर्थ ही यही निकलता है।
यहाँ पे इन्होंने भूमिका पटल, प्रस्थिति पटल और प्रस्थिति क्रम की बात की है। भूमिका पटल आखिर में क्या होता है? तो मर्टन का कहना है कि एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति किसी एक सहयोगी भूमिका से नहीं अपितु अनेक सहयोगी भूमिकाओं से बनती है और इसी को भूमिका पटल कहा जाता है। तो ये मर्टन के द्वारा कहा हुआ कथन है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति जो है वो किसी एक सहयोगी भूमिका से नहीं बल्कि अनेक सहयोगी भूमिकाओं से बनती है और इसी को भूमिका पटल कहते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा जब भी, तो आज हमें लगता है कि बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर में भूमिका पटल क्या होता है, प्रस्थिति पटल क्या होता है और जो प्रस्थिति क्रम क्या है। वो तीनों में बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंस मैं यहाँ पे इसीलिए पिक्चर मेंशन की हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। भूमिका पटल की बात यदि करें तो यहाँ पे एक बालक है या एक बच्चा है, ये जो है हाई स्कूल एथलीट है, मतलब कि एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है ये जो कि फुटबॉल खेलता है, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे ये तो एक खिलाड़ी है जो कि हाई स्कूल का है। यहाँ पे इसके टीममेट के साथ अर्थात जो इसकी टीम के फुटबॉल की टीम के जो लोग हैं उसके साथ इसका कैसा रिलेशन है, वहीं पे कोच के साथ इसका कैसा रिलेशन है, इसके क्लासमेट के साथ इसका कैसा रिलेशन है, जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है, टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, जो टीम को इनकरेज कर रहे हैं उनका कैसा रिलेशन है, रेफरी यहाँ पे है उसके साथ कैसा रिलेशन है, इसके डॉक्टर के साथ इसका कैसा रिलेशन है, इसका जो ट्रेनर है जो इसको ट्रेन करता है उसके साथ इसका कैसा रिलेशन है, या इसकी कैसी भूमिका ये अपना निभा रहा है, यहाँ पे पेरेंट्स हैं उसके माँ बाप हैं उसके साथ इस बच्चे की क्या रोल है। हर किसी के साथ ही इसकी अपनी अलग अलग भूमिका है। टीममेट के साथ वो जैसा व्यवहार करेगा वैसा माँ बाप के साथ नहीं करेगा, वैसा ट्रेनर के साथ नहीं करेगा, वैसा डॉक्टर के साथ नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो बालक है वो तो एक ही है लेकिन विभिन्न लोगों से जो जुड़ा है, इस प्रकार से इसकी भूमिकाएं जो हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं और इसी को भूमिका पटल कहते हैं। तो उम्मीद है कि अभी जो ये आप लोग इमेज देख रहे हैं इससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भूमिका पटल आखिर में होता क्या है। एक और प्रस्थिति पटल की बात होती है, इसको भी हम लोग समझेंगे। आप लोग अक्सर करके भूमिका पटल और प्रस्थिति पटल में ही कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन आज हम लोग बिल्कुल इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। एक ही व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियाँ, एक ही व्यक्ति है उसकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। अध्यापक, पति, माँ, पिता, भाई बहन, राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकती है। अलग अलग समाज में उसकी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। सामाजिक परिस्थितियों की इस पूर्णता को उसका परिस्थिति पटल माना जा सकता है। प्रत्येक परिस्थिति के अपने अपने पृथक भूमिका पटल हो सकते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे। यहाँ पे एक इमेज है, इससे हम लोग समझेंगे। ये एक लेडी है, वो अगर परिस्थिति पटल की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे आप लोग वहाँ पे समझ रहे थे कि एक बालक जो है हाई स्कूल एथलीट है, प्लेयर है, खिलाड़ी है और उसका विभिन्न लोगों से कैसा रोल है, वो विभिन्न लोगों से अपना रोल कैसा निभाता है, उसको भूमिका पटल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि जो ये परिस्थिति पटल है ये आखिर में क्या है। तो ये लेडी जो है वो किसी की बेटी हो सकती है, वो किसी के लिए स्टूडेंट है, कहीं पे वो वर्कर है, कहीं पे वो चर्च मेंबर है, वो किसी देश की नागरिक भी है, कहीं की वो रहने वाली है, वो एक माँ भी है और एक पत्नी भी है। तो इस प्रकार से समाज में देखी जाए तो एक सिंगल लेडी की अलग अलग परिस्थिति है और इसी को परिस्थिति पटल कहते हैं। तो भूमिका पटल और परिस्थिति पटल, इन दोनों में उम्मीद है कि अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और टर्म निकल के आता है और वो है परिस्थिति क्रम। आखिर में परिस्थिति क्रम क्या होता है? तो एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थितियां प्राप्त करता है और उसे ही परिस्थिति
क्रम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल से समझाया है परिस्थिति क्रम क्या होता है। इसको इसलिए हम लोग समझेंगे कि एक लेडी है, मान लेते हैं एक महिला है, वो सबसे पहले अपने जीवन काल में सबसे पहले एक क्लर्क की जॉब पाती है। वो सबसे पहले एक क्लर्क बनती है। उसके बाद से कुछ समय बाद वो फिर से कुछ एग्ज़ाम देती है और वो एक टीचर बन जाती है। उसके बाद से वो फिर एक एग्ज़ाम देती है और उसके बाद से वो एक लेडी पुलिस अधिकारी बनती है। फिर वो कोई एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम तो नहीं देगी, ऐसा हो सकता है कि वो बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकती है या फिर ये हो सकता है कि कोई मंत्री बन सकती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में जो विभिन्न परिस्थितियाँ प्राप्त करता है उसी को परिस्थिति क्रम कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि मर्टन से रिलेटेड अब तक के इग्नू से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों को एक एक मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज ये मर्टन से रिलेटेड आखिरी लेक्चर था। अब इसके बाद से हम लोग फिर से एक नए थिंकर्स के साथ इग्नू सीरीज़ को प्रारंभ करेंगे कि आखिर में उनके बारे में फिर से हम लोग एक नए विचारक के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और यदि मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताया करिए, लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।